हेलो गाइज, इस वीडियो लेक्चर में हम काइनेमेटिक्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। चाहे वो रेस्ट एंड मोशन हो, इक्वेशन ऑफ मोशन हो, मोशन अंडर ग्रेविटी हो, रिलेटिव मोशन भी पढ़ने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ने वाले हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ने वाले हैं, रिलेटिव मोशन पढ़ने वाले हैं, रिवर स्ट्रीम प्रॉब्लम, बोट स्विमर बोट प्रॉब्लम, हर कुछ हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसका ये जेईई मेंस को देखते हुए क्विक रिवीजन प्रोग्राम है। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले तो अगर काइनेमेटिक्स में बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। ठीक है, व्हाट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? वो एक्चुअल पाथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है। लाइक अगर मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हैं और इसका एक्चुअल पाथ क्या है, ये है, तो ये इसका क्या होगा कि डिस्टेंस होगा। ये अगर आप पाथ से जाइएगा तो क्या होगा? डिस्टेंस होगा। क्लियर बात है? वहीं पे अगर हम लोग इसका शॉर्टेस्ट पाथ जाएं, लाइक ए से डायरेक्ट यहाँ पे तुरंत हम लोग बी पे चला जाए शॉर्टेस्ट पाथ से, वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है? ये होता है एस एफ माइनस एस आई, यानी कि आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या देता है? आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, और अगर हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन देखें तो हमेशा जो है डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर बात है? इसके बाद हम पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके बाद सबसे पहले तो वेलोसिटी और स्पीड में पहले तो डिफरेंस जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम पढ़े हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस अगर देखें तो हम वो कौन सा क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, और वहीं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे ही अगर हम वेलोसिटी और स्पीड देखें तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहीं पे स्पीड क्या है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, वहीं स्केलर में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर बात है? इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है कि एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी उसका क्या होगा, वो क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है? ये होता है इंस्टेंटेनियस अगर वेलोसिटी पूछता है तो v वेक्टर इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव क्या देता है आपको? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी देता है। ठीक है, वहीं अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? बस इसमें आपको डायरेक्शन नहीं देता है, आपको मैग्नीट्यूड पता है, तो मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं? सेम हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डी एस अपॉन डी टी। क्लियर है? ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या होता है? ये होता है चेंज डेल्टा वी। ये क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या देता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि एवरेज वेलोसिटी का, ये होता है कि कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कि और किस टाइम में किया, उसका मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन गिव अस एवरेज स्पीड। वाइल एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन हमें क्या देगा? ये एवरेज वेलोसिटी देगा। ये दोनों टर्म क्लियर है? तो अब तीसरा आता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन आता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होगा हमारा? वो इंस्टेंट का एक्सीलरेशन कितना होगा वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। क्लियर बात है? जैसे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड था, वैसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होगा, विच इज इक्वल टू, इसको हम ए वेक्टर से डिनोट करते हैं, ये होता है डी वी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या देता है? ये एक्सीलरेशन देता है। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी, और v इक्वल टू क्या होता है? v इक्वल टू हम डी एस अपॉन डी टी लिखते हैं। यहाँ पे v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी
v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। तो यहाँ पे डी एस अपॉन डी टी यहाँ पर रख देते हैं, डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, ये हो जाता है एक्सीलरेशन। इंस्टेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है, डी स्क्वायर एस यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या देगा, ये इंस्टेनियस एक्सीलरेशन। वहीं अगर हम बात करें एवरेज एक्सीलरेशन का, एवरेज एक्सीलरेशन वो क्या होता है, ए एवरेज ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है विच इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है, ठीक है। डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, मतलब कि v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t2 माइनस t1, फाइनल टाइम अपॉन इनिशियल टाइम। इनिशियल कितना टाइम हो रहा था और फाइनल कितना टाइम हो रहा था, ठीक है, दोनों का डिफरेंस। ये हो गया एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन। तो हम लोग यहाँ पे जो है ये पहला सेगमेंट था जो कि था रेस्ट मोशन। तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़े, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेनियस वेलोसिटी, इंस्टेनियस स्पीड एंड इंस्टेनियस एक्सीलरेशन एंड द एवरेज एक्सीलरेशन, ठीक है। अब अगर हम अपना दूसरा सेगमेंट पे आए जो कि है इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में हम खास तौर से 3 इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है। वो पहला इक्वेशन क्या है, ये है ए v इक्वल टू, यहाँ पे v इज इक्वल टू u प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। दूसरा इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। एंड तीसरा इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v क्या है, v हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, s होता है डिस्प्लेसमेंट, a होता है एक्सीलरेशन और t होता है टाइम। अगर हम यहाँ पे एक और अगर स्पेशल केस पर लें तो ये होता है एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1, यानी कि nth सेकेंड पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा वो हमें बताता है एस एन। एस एन यहाँ पे क्या है, यह है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। और यहाँ पे n क्या है, n है जो हम जिस सेकेंड पे हमें चाहिए कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो सेकेंड हमारा n है। क्लियर बात है। अब कुछ स्पेशल यहाँ पे कंडीशन होता है तो मैं यहाँ पे नोट देख लेता। अगर कभी कहेगा रेस्ट से स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो हमें u इक्वल टू 0 लेना है, ठीक है। अब अगर कहेगा कि इफ पार्टिकल स्टॉप आफ्टर मूविंग सम टाइम, तो हमें v इज इक्वल टू 0 लेना है, यानी कि फाइनल अगर वेलोसिटी अगर 0 हो जाता है तो हमें v इक्वल टू 0 लेना है। लाइक अगर मान लेते हैं कि हम एक बॉल को थ्रो करते हैं और ये बॉल कुछ दूरी तक जाता है और हमें बोलता है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो क्या होगा कि बॉल यहाँ तक जाएगा और यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी हम u कुछ देंगे और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो यानी कि एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन वेक्टर इज पॉजिटिव। अगर वहीं वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो एक्सीलरेशन वेक्टर क्या होगा, एक्सीलरेशन वेक्टर इज नेगेटिव। ये बात क्लियर है। वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो एक्सीलरेशन वेक्टर पॉजिटिव है और वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रहा है एक्सीलरेशन वेक्टर नेगेटिव है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये तीनों इक्वेशन तभी वैलिड है, ठीक है, वैलिडिटी कब, इसका वैलिडिटी कब तक, जबकि एक्सीलरेशन हमारा एक्सीलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है। अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा तो ये हम इक्वेशन नहीं लगा पाएंगे। इसका तभी तक वैलिडिटी है जब तक ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ सारा जगह एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अब हम अपने तीसरे सेगमेंट पे आते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब अगर पार्टिकल अब जा रहा है, इसमें हम ए नंबर डाल के लिखते हैं। अगर पार्टिकल अब जा रहा है, इफ पार्टिकल इज गोइंग अप, ठीक है, तो जी क्या होगा, जी तो हमेशा निगेटिव होगा, जी विल बी निगेटिव, क्योंकि
जी जो है ग्रेविटी के कारण लगता है, और जी क्या होता है, हमेशा नीचे की डायरेक्शन लगता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, नीचे की डायरेक्शन को हमेशा नेगेटिव डालते हैं। अगर जी नेगेटिव हो गया तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, तो हमारा तीनों इक्वेशन हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए को AT को क्या लिखेंगे, u माइनस GT। वहीं पे हाइट s को h से रिप्लेस कर रहे हैं, तो h इक्वल टू UT माइनस हाफ इंटू GT स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2GH। ये आप तीनों इक्वेशन को, अगर कोई आप बॉल को थ्रो कर रहे हैं अंडर द ग्रेविटी, ठीक है, तो आप ये तीनों इक्वेशन को डायरेक्टली लगा सकते हैं, ठीक। हमेशा याद रखिए कि हम जो है मान के चलते हैं कि नीचे की डायरेक्शन को निगेटिव मानते हैं, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, और अगर लेफ्ट जा रहा है तो हम नेगेटिव मानते हैं, अगर राइट जा रहा है तो हम पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। यही हम मान के हम सारा इक्वेशन लिखे हैं। इसीलिए अगर ये जी क्या है कि हमेशा नीचे की डायरेक्शन में लगता है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव डायरेक्शन में लगाते हैं। क्लियर बात है। अब हमारा तीसरा यहाँ पे सेगमेंट है कि रिलेटिव वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ फार्मूला बेसिस पे है नहीं, लेकिन क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे अच्छे बनाने हैं, इस पे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है कि हमारे पास v a b, इसको हम लोग क्या कहते हैं, v अगर a b लिखा हुआ है यानी कि वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, ये होता है वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू c प्लस वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू b। इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। या c को आमतौर पे हम लोग ग्राउंड भी एज्यूम करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ a b इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू b। इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ a b बोलेंगे। जहाँ पे कि वेलोसिटी ऑफ a b को क्या लिखते हैं, ये होगा वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, वेलोसिटी ऑफ ac, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू c एंड वेलोसिटी ऑफ cb क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू b। क्लियर बात है। अब हम यहाँ पे ग्राफ पढ़ने वाले हैं, जितना कुछ पढ़े हैं उसका ग्राफ क्या हो सकता है, ये हम जो सारा यहाँ पे ग्राफ स्टडी करने वाले हैं, 4 ग्राफ स्टडी करने वाले हैं। चारों ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम। हम y एक्सिस पे डिस्टेंस लेंगे और x एक्सिस पे क्या लेंगे, टाइम लेंगे। तो हम यहाँ पे सारा डिफरेंट ग्राफ डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि कैसा हो सकता है अलग अलग कंडीशन में। मान लेते हैं कि पहला कंडीशन में कि पार्टिकल रेस्ट में रहता है, तो अगर पार्टिकल कोई भी रेस्ट में है तो क्या होगा कि वो टाइम के अकॉर्डिंग बदलेगा नहीं, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग वो अपना डिस्टेंस नहीं बदलेगा, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, एक कांस्टेंट ग्राफ होगा, यानी कि ये टाइम बढ़ रहा है और ये क्या है कि अपना इसका पोजीशन सेम है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि कोई भी मूविंग हो रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये क्या था, एट रेस्ट। अब ये क्या कर रहा है कि मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसका ग्राफ होगा ऐसा। क्लियर बात है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा विथ सम स्लोप, ठीक है। वहीं पे अगर ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, मूव विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ हो जाएगा आपको अपवार्ड पैराबोला, ठीक है। ये 0 से शुरू कर रहा है यानी कि पहले रेस्ट में था, ठीक है, 0 पे था उसका डिस्प्लेसमेंट, और अब ये क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, अपवार्ड पैराबोला। वहीं पे अगर मूविंग विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन, मूव विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन, तो कैसा होगा, मूव विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन, ठीक है। कांस्टेंट रिटार्डेशन से मूव कर रहा है तो इसका आ जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर बात है, इसका डाउनवर्ड पैराबोला। ये था डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का 4 ग्राफ था। एक था, पहला था रेस्ट में, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहा तो उसका एक स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा विथ सम स्लोप। अगर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो अपवार्ड पैराबोला। अगर वो कांस्टेंट रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो उसका डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, 4 तरह का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहा तो हम यहाँ सब जानते हैं कि ये टाइम के अनुसार से वेलोसिटी नहीं बदलेगा, तो इसका जो ग्राफ आएगा ना पैरेलल टू टाइम एक्सिस,
ठीक है, टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा, यानी कि टाइम बदलेगा फिर भी इसका वेलोसिटी नहीं बदल रहा है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, अगर ये मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, इसका ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन विद सम स्लोप, ठीक है। अगर वो रेस्ट में था, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट था, तो क्या था कि मूव इसका क्या ग्राफ क्या होता है? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। वहीं पे अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन तो इसका क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा विद सम स्लोप, ठीक है। अगर ये अब मूव कर रहा है आपको कांस्टेंट रिटार्डेशन से, ठीक है, ये कांस्टेंट अगर यहाँ पे इस ग्राफ में कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा था तो हमारा आ गया था आपको विद पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। यहाँ पे स्लोप क्या है इसका? स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। वहीं पे अगर यहाँ पे कांस्टेंट रिटार्डेशन से मूव करे तो यहाँ पे भी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप निगेटिव। स्लोप कैसा होगा इसका? स्लोप निगेटिव होगा। ये बात क्लियर है। और यहाँ पे अगर एक्सीलरेशन इंक्रीज करे तो एक्सीलरेशन अगर इंक्रीजिंग रहे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? यह होगा अपवार्ड पैराबोला। अगर वहाँ पे एक्सीलरेशन अगर डिक्रीज रहेगा, ठीक है, एक्सीलरेशन अगर डिक्रीज होगा तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ उस केस में पूछे तो उसका डाउनवर्ड पैराबोला होगा। क्लियर है? डाउनवर्ड पैराबोला, यानी कि ये ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। ये ग्राफ आपको, ये ग्राफ एक्सीलरेशन डिक्रीज का है और ये ग्राफ एक्सीलरेशन इंक्रीज का है। क्लियर बात है? यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो स्लोप एट एनी पॉइंट इन एसटी ग्राफ यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें? v इक्वल टू ds अपॉन dt होता था तो हमें स्लोप देगा, वेलोसिटी देगा, ठीक है। स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा हूँ, स्लोप एट एनी पॉइंट इन वीटी ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन, ठीक है। स्लोप क्या होगा? वीटी ग्राफ का हमेशा एक्सीलरेशन देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता था? एक्सीलरेशन वेक्टर टू हम लोग पढ़ चुके हैं dv अपॉन dt, ठीक है। dv अपॉन dt क्या होता था? एक्सीलरेशन होता था। तो स्लोप क्या देगा? स्लोप हमेशा वीटी ग्राफ का हमें क्या देगा? एक्सीलरेशन देगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कि एरिया बिटवीन टू टाइम t1 एंड t2 गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट ड्यूरेशन। ये कौन सा ग्राफ की हम बात कर रहे हैं? ये ग्राफ वीटी ग्राफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है हमें? ये देता है डिस्टेंस ट्रेवल। लाइक हम जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है? ds अपॉन dt। यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि स्लोप को भी पॉइंट का एसटी ग्राफ का क्या देता है? वेलोसिटी। तो अगर हम dt को इधर लेकर आए तो ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v इंटू dt। दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करें तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन v इंटू dt। कहाँ से कहाँ तक टाइम लिमिट? t1 से t2 तक। यानी कि कोई भी अगर मान लेते कि ग्राफ है vt, ठीक है, vt ग्राफ है और इसका एरिया क्या देगा? ये पे डिस्टेंस ट्रेवल, ये t1 है, ये t2 है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या देगा हमें? डिस्टेंस ट्रेवल s देगा। क्लियर बात है? अब हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव मोशन को, ठीक है। RA क्या होता है? RAB मतलब कि पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ A माइनस पोजीशन ऑफ B, ये होता है। ग्राफ से अगर ऐसे समझे तो ये A क्या था? ये RA था और ये B क्या था? RB। अगर हम RAB निकालें तो B टू A RAB मतलब कि पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें VAB का तो क्या होगा? VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, G ग्राउंड है, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वहीं पे अगर हम बात करें कि एक्सीलरेशन AB का AAB, ये क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन ऑफ A माइनस एक्सीलरेशन ऑफ B विच इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सीलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ BA दिया हुआ है, मतलब कि हम यहाँ पे ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही दिया हुआ है। हम VAB को ये भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या वेलोसिटी ऑफ A ऑब्जर्व्ड बाय B या फ्रॉम B, ये भी बोल सकते हैं। तो ये था रिलेटिव मोशन का, इतना ही फार्मूला था। अब इसका यूज बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हम रिवर्स स्टीम या स्विमर बोट प्रॉब्लम में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। यहाँ पे एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। अब A से यहाँ पे B में जाना चाह रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है। ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये।
ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर यहाँ पे देखें तो ए से बी तक कोई जाना चाह रहा था, कोई मैन ए से बी तक जाना चाह रहा था, लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू यानी कि वाटर के फ्लो के कारण ये बी पे नहीं जा करके किस पे पहुंच गया है, ये पी पॉइंट पे पहुंच गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट बोलेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। डिस्प्लेसमेंट अलोंग फ्लो डायरेक्शन, इसको क्या बोलेंगे हम, ड्रिफ्ट बोलेंगे। क्लियर बात है। मान लेते हैं कि ये जो है रिवर का विड्थ है, ये W है। ठीक है, अगर किसी को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो टेक मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। किसी को भी अगर मान लेते हैं कि इसका फ्लो का डायरेक्शन ये है तो उसको परपेंडिकुलर ही जाना चाहिए। ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर अगर आप जाइएगा तो क्या होता है कि मिनिमम टाइम में हम रिवर के उस पार पहुंचेंगे। ठीक है, टू रीच डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट, अगर हम डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे हम पहुंचना चाह रहे हैं तो ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर हम यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे हम डायरेक्ट बी पॉइंट पहुंचना चाह रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ से बी पॉइंट पे यहाँ पहुंचना चाह रहे हैं तो इसका ड्रिफ्ट क्या होता है, पहले क्या था पी पॉइंट पे, यहाँ पे वाटर के फ्लो के कारण हम क्या हो रहा था कि कोई यहाँ ऐसा डायरेक्शन जा रहा था। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम ड्रिफ्ट बोलते थे। लेकिन अगर कोई ए से डायरेक्ट बी पे शॉर्टेस्ट पाथ अगर जा रहा है, ठीक है, डायरेक्टली अगर अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचना चाह रहा है तो ड्रिफ्ट कितना होगा, ड्रिफ्ट 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम स्विमर का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर v मानते हैं, रिवर का विड्थ जो है W मानते हैं, और फ्लो ऑफ वेलोसिटी मतलब कि ये डायरेक्शन जो फ्लो हो रहा था फ्लो का यानी कि रिवर का अगर फ्लो हम देखें तो उसका वेलोसिटी अगर u मानते हैं, ठीक है, तो t मिनिमम कितना होता है, t मिनिमम इज इक्वल टू W अपॉन v होता है। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर है v, और W क्या है, विड्थ है। और मिनिमम टाइम के लिए स्विम जो है हमको परपेंडिकुलर टू द फ्लो करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है। वहीं पे ड्रिफ्ट dx ड्रिफ्ट इज इक्वल टू कितना, W इंटू यू अपॉन v। W क्या है, रिवर का विड्थ है, u क्या है, फ्लो वेलोसिटी है, और v क्या है यहाँ पे स्विमर का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर है। क्लियर बात है। अगर हम यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस पाथ अगर हम पे जाना चाहें, मतलब कि यहाँ ए पॉइंट से हम डायरेक्टली बी पॉइंट जाना चाहें, तो अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द फ्लो अगर जाएं तो हमारा क्या होगा, वाटर फ्लो के कारण हम क्या आएंगे, कहीं पी पॉइंट पे हम चला जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पी पॉइंट पा जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा थीटा एंगल पे जाना पड़ेगा ताकि हम मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, एक तो मिनिमम टाइम था, मिनिमम टाइम के लिए क्या होगा, स्विमिंग परपेंडिकुलर टू द फ्लो अगर चलेंगे तो मिनिमम टाइम में पहुंचेंगे। वहीं पे मिनिमम डिस्टेंस पाथ, तो हमें स्विम अपोजिट पॉइंट पे हमें जाना है, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे हमें जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा का बात करें तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u अपॉन v। यहाँ पे u क्या है, फ्लो ऑफ वेलोसिटी है, फ्लो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, मतलब कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ फ्लो है। वहीं v क्या है, v है आपका स्विमर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो मिनिमम टाइम कितना लगेगा जाने में, टाइम कितना लगेगा, ये हो जाएगा W क्या है, विड्थ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का विड्थ है, ये कितना है, W है। W अपॉन अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ड्रिफ्ट कितना हमें मिलेगा, अगर हम मिनिमम डिस्टेंस पाथ चाहते हैं तो यानी डायरेक्टली A से हम B जाना चाह रहे हैं, मतलब कि ड्रिफ्ट dx विच इज इक्वल टू 0। ड्रिफ्ट हमें कितना मिलेगा, 0। ये हमारा क्या था, कुछ फार्मूला था काइनेमेटिक, रेस्ट और मोशन का। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन का कुछ फार्मूला था। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्विक रिवीजन देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का।